तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो 8th क्लास का क्वेश्चन पेपर है ये, जो आफ्टर में स्टूडेंट्स का होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ये, तो इसमें हमें पैसेज दे रखा है। पैसेज हम पढ़ेंगे सबसे पहले। तो पैसेज है मेरे फ्रेंड्स कि इन रिप्लाई इन द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड टू किंग मस्ट द प्रिपेयर एट द इस टाइमेबल। इसका मतलब यह है कि पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक समय सारणी बनानी है। तो एंड द फॉलो इन द स्ट्रिक्टली ओनली इन दिस वे दैट सेड कुड ही द एवरीथिंग एट प्रॉपर टाइम। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो सिर्फ एक टाइम ऐसा है कि उसने कहा और वह कह सकता है कि उसका सख्ती से पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा केवल इस तरह से बाहर हर काम सही समय पर कर सकता है। फिर यहाँ पर है अदर सेड दिस दैट वाज द इम्पॉसिबल द डिसाइड इज द एडवांस द राइट टाइम इन द डू समथिंग द किंग should notice all was the going on the avoid foolish pleasure and away whether seem it the necessary and that time yet other said the king needed counseling of wise men would help him act the proper time. This was the because one man would be find impossible to decide correctly without help from the other right time everything action. But then other said this were something which could the urgent this thing not counseling in order decided right time that doing something is necessary. Look at the future and only magician could do not that king order king before would have to go to magician. तो यहाँ पर फ्रेंड्स बताया जा रहा है कि इस तरह से हम काम सही समय पर कर सकता है। दूसरों ने कहा कि किसी काम को करने के लिए किसी से सही समय तय करना असंभव है। यानी कोई नहीं बता सकता कि सही टाइम काम करने का कौन सा है। तो राजा हर उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए जो चल रही है, मूर्खता से बचना चाहिए और हमेशा वही करना चाहिए जो उस समय आवश्यक लगे। फिर भी दूसरों ने कहा कि राजा को बुद्धिमान लोगों में एक परिषद की आवश्यकता है जो उसे सही समय पर काम करने में अवश्य मदद करे। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक व्यक्ति के लिए दूसरे की मदद के बिना हर काम के लिए सही समय तय करना असंभव है। लेकिन उन्होंने दूसरे से कहा कि कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आवश्यक हो सकती हैं। ये चीजें परिषद निर्णय की प्रतीक्षा नहीं कर सकती। किसी काम को तय करने के लिए सही समय करने के लिए भविष्य में देखना आवश्यक है और केवल जादूगर ही ऐसा कर सकते हैं। इसलिए राजा को जादूगर के पास जाना होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो पैसेज है, तो ये पैसेज अब इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो व्हाट वाज द फर्स्ट, ये पहला वाला पढ़ रहे दोस्तों, पहला वाला है, ठीक है, उसी पैसेज का। व्हाट वाज द फर्स्ट सजेशन गिवन टू द किंग ऑफ द मैनेजिंग हिज एक्शन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा रहा है वो कह रहे हैं कि राजा को कार्य करने के लिए, प्रबंधन के लिए दिया गया पहला सुझाव क्या था। यानी कि पहला सुझाव जो दिया था वो क्या दिया था। तो पहला ये लिखा हुआ है टू गो टू मैजिशियन फॉर एडवाइस, ये था सलाह के लिए जादूगर के पास जाना होगा। तो पहला सजेशन था दोस्तों ये, है ना। तो दूसरा है कि टू काउंसलिंग विद हिज सब्जेक्ट, दूसरा था अपने अधीन स्थानों के परामर्श करने के लिए, यानी जो खुद के उन्हें कंसल्ट करना पड़ता है, ठीक है। सी है टू प्रिपेयर द टेम्पल एंड फॉलो द स्ट्रिक्टली, इस सही समय सारणी तय करना और उनका सख्ती से पालन करना, ठीक है। और चौथा है टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज इंस्टिंक्ट, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करना। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पहले वाले में क्या था, ठीक है। देखिए पहले वाले में हम जाएंगे पैसेज के ऊपर। तो पहला सजेशन जो था फ्रेंड्स, इसमें से पहला सजेशन था सलाह के लिए जादूगर के पास, तो लास्ट वाला था अपने अधीनस्थों के परामर्श लेने के लिए समय सारणी तैयार करना और उसकी सख्ती से पालन करना, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करना। तो ये है शायद चौथा हो सकता है, क्योंकि अपनी प्रवृत्ति के, तो ये ना हम थोड़ा जूम करके देखते हैं, ठीक है। राइट टाइम देखो ये लिखा हुआ इम्पॉसिबल टू डिसाइड राइट टाइम द डूइंग समथिंग, ठीक है। तो ये वाला हो सकता है राइट टाइम डूइंग समथिंग। तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा राइट टाइम डूइंग समथिंग का लिखा हुआ है। तो टाइम टेबल एंड फॉलो विद सब्जेक्ट मैजिशियन इज अकॉर्डिंग इंसर्ट, ठीक है। चौथा फ्रेंड्स, चौथा हो सकता है, ठीक है। तो अब ये आगे चलते हैं। इसमें आगे है वाई डिड सम पीपल बिलीव द किंग शुड कंसल्ट मैजिशियन। तो कुछ लोग क्यों मानते थे कि राजा को जादूगर से परामर्श लेना चाहिए। तो ए है मैजिशियन कुड द परफेक्ट द फ्यूचर, जादूगर भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं। दूसरा है मैजिशियन हैड द पावर ओवर द किंग डिसीजन, जादूगरों के पास राजा को निर्णय पर अधिकार है, यानी कि जो जादूगर हैं उन पर राजा का अधिकार है, उनके निर्णय पर। तो मैजिशियन कुड एक्ट हिज द बॉडीगार्ड, जादूगर उसके अंगरक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। चौथा है मैजिशियन हैड द वेल्थ एंड द इन्फ्लुएंस, जादूगर के पास धन और प्रभाव था। तो इसका जो है ये हो सकता है कि जादूगर की भविष्यवाणी कर सकते थे। तो ए वाला इसमें हो सकता है मैजिशियन पावर इज ओवर किंग का डिसीजन, ये वाला नहीं होगा दोस्तों। इसमें तो जादूगर के पास राजा का निर्णय पर अधिकार था, नहीं अधिकार तो दोस्तों उसमें था, पहला वाला हो सकता है, ठीक है। तो और दूसरा पहला वाला हो सकता है इसका ए, ठीक है। फिर अगला तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द किंग ट्राइंग द डिटरमाइनर इन द पैसेज। इसका मतलब यह है कि राजा इस चैप्टर में क्या निर्धारित करने का प्रयास कर रहा है। तो पहला है कि द राइट टाइम द एक्शन, कि कार्यों के सही समय, यानी भोजन का सर्वोत्तम स्रोत और त्योहारों का प्रबंध कैसे करें, और राजा यानी द किंगडम द पॉपुलेशन, जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या के। तो ये वाला हो सकता है कि जो कार्य के लिए सही समय, ठीक है, कार्य के लिए सही समय, पहला वाला इसका, ठीक है, यानी कि। तो व्हाई डिड द सम पीपल थिंक काउंसलिंग वाज द नीडेड, यानी चौथा क्वेश्चन है। तो ये कुछ लोगों को क्यों लगा कि परिषद की आवश्यकता है। तो क्यों लगा क्योंकि परिषद की आवश्यकता है कि पहला है टू मेक द डिसीजन ऑन टाइम, सही समय पर सही निर्णय लेना, यानी समय पर निर्णय लेना। दूसरा था त्योहारों का प्रबंधन करना, यानी द मैनेज द फेस्टिवल। तीसरा था टू डिसाइड रूल्स, नियम तय करना। और चौथा था द गैदर सोल्जर, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है, सैनिकों को एक जगह कलेक्ट करना, ठीक है। तो कलेक्ट करना तो नहीं हो सकता, डिसाइड द रूल भी नहीं हो सकता, इसमें गलत रखा है इसी पे, ठीक है। तो इसका ये वाला हो सकता है द मेक डिसीजन ऑन टाइम, यानी सही समय पर सही निर्णय लेना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, ये है अब आगे वाला, ठीक है, ये रहा। तो फ्रेंड्स आगे ये है पांचवा क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द डिवाइस ऑफ सम एडवाइजर विच ऑप्शन वाज किंग टोल्ड टू अवॉइड। तो ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ जो उनके सलाहकार थे, तो उनकी सलाह के आधार पर राजा को किस विकल्प से बचने के लिए कहा गया। तो पहला है
समय सारणी यानी टाइम टेबल, दूसरा था फेस्टिवल, तीसरा था मूर्खतापूर्ण सुख से यानी फुलिश प्लीजर, चौथा था मैजिशियन तो जादूगर। तो मतलब किस चीज़ से बचने का जो कहा गया था, तो मेरे ख्याल से जो अभी हमने पीछे पढ़ा था तो उसमें मूर्खतापूर्ण सुख से, ठीक है, तो ये वाला इसका सी होगा इसका। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें ये लिखा है इस एक ऐसे जो आ रहा है 8 नंबर का फ्रेंड्स, तो आप लोग ऐसे ही नंबर मिल रहे हैं फ्रेंड्स, 8 नंबर का यूं ही मतलब इस तरीके से आपको मिल जा रहा है, ठीक है। तो इसकी जो क्वेश्चन आंसर, इस क्वेश्चन आंसर अभी हम देखेंगे, पहले पहले पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अगर हम इसे पढ़ते हैं तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पीकॉक चूजन इन द इंडियन नेशनल बर्ड ऑन जनवरी 26, 1993। तो फ्रेंड्स हम ये वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है जो हमने पढ़ा वो ये क्वेश्चन है, और इसका जो मीनिंग्स है वो ये है कि 26 जनवरी को जो है 1963 को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में चुने गए मोर के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो इसमें जो हमने ऊपर पढ़ा अभी देखिए हम पढ़ेंगे और जब हमें मालूम पड़ेगा कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग। द पीकॉक चूजन एज इंडियाज नेशनल बर्ड ऑन जनवरी 26, 1963। तो यहाँ पर बोला रहा है कि 26 जनवरी 1963 को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में चुना गया सबसे मोर बड़े और भारी पंख वाले पक्षियों में से एक है, ठीक है। तो हैविस्ट इज फ्लाइंग बर्ड, इट हैज द स्मॉल, इसकी छोटी चोंच, ठीक है, बीक का मतलब चोंच होता है फ्रेंड्स, अ लार्जेस्ट बॉडी एंड द लॉन्ग स्टैंडर इज नेक, शरीर और लंबी पतली गर्दन होती है। फाउंड वाइडली अक्रॉस इंडिया, द पीकॉक इज द बहुत ब्यूटीफुल एंड द सिग्निफाई इन इंडियन कल्चर, कॉमन इन द फॉरेस्ट एंड नियर वाटर इज द एक्सपेक्टली इज द प्रोमिनेंट इन द एग्रीकल्चर एरिया। Historically, peacock feather were even used the right and dipping them in ink with around 200 sickly in the feather arranged in fan assembling the shape Chris can moon the peacock in the intelligent and prefer solitude is maintaining the distance from human during India's raining season in performance. Captivating is dance with his spirit weather and enhancing his sight that attract female peacock. The Indian peacock is protected in Southern Asia where its number exceed 1 lakh. Although sometime a nonsense to crop, it also help reduce pests making it valuable for farmer. तो यहाँ पर भारत भर में कुछ व्यापक रूप से पाए जाने वाले मोर भारतीय संस्कृति में सुंदरता और महत्वपूर्ण दोनों जंगलों और पानी के पास आम यह कृषि क्षेत्रों के विशेष रूप से कुछ प्रमुख ऐतिहासिक रूप से मोर के पंखों को स्याही में डुबोकर लिखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। लगभग 200 रेशमी पंखों के साथ एक अर्धचंद्र यानी आधा चांद यानी आधा गोला के आकार जैसा पंख के व्यवस्थित मोर बुद्धिमान होता है और मनुष्य से दूरी बनाए रखते हुए एकांत पसंद करता है यानी अकेलापन पसंद करता है। भारत के बरसात के मौसम में यह अपने फैले हुए पंखों के साथ एक मनोरम नृत्य करता है यानी डांस करता है। कभी कभी यह फसलों के लिए परेशानी का कारण बनता है, लेकिन यह खेतों में लगने वाले पौधों को कम करने में भी मदद करता है, उनके जो पद होते हैं उन्हें कम करने में भी जिससे यह किसान के लिए मूल्यवान बन जाता है। तो इस कादांश में जो हमने अभी पढ़ा तो उसमें पहला क्वेश्चन जो भी हमने पढ़ा था, तो अब हम जानेंगे ये पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है और उसने क्या बोला था। पहला क्वेश्चन कहा था 26 जनवरी 1963 को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में चुने गए मोर के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें कथन जो है वो कौन कौन से हैं, पहले हम कथन को देख लेते हैं। पहला कथन है इट इज द स्मॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड, यह सबसे छोटा उड़ने वाला पक्षी है। गलत, सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है। इट इज वन द लार्जेस्ट एंड हैवीस्ट फ्लाइंग बर्ड, यह सबसे बड़े और भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। तो हाँ यह है। तीसरा है इट वाज द चूजन एंड नेशनल बर्ड 1950, तो ये कह रहा है इससे 1950 में राष्ट्रीय पक्षी चुना गया था, तो 1950 में इसे राष्ट्रीय पक्षी चुना गया था, तो दोस्तों ये भी नहीं है, ठीक है। और इट्स कैन नॉट फ्लाइंग, यह उड़ नहीं सकता। तो हमने जो जाना वो ये था कि यह सबसे बड़े और भारी पंख वाला है, यानी दूसरा इसका जो बी होगा इसका फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आ गया हमारा चौथा पेज कि विच द फॉलोइंग डिस्क्राइब द पीकॉक आर द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा मोर के शरीर की विशेषताएं हैं। तो पहला विशेषता है स्मॉल बॉडी एंड लार्ज बीक, यानी बॉडी जो छोटी है और चोंच बड़ी है, ठीक है। और बी है इसका लार्ज बॉडी एंड नैरो लॉन्ग नेक, बड़ा शरीर और लंबी गर्दन। तो यही है, बड़ा शरीर है और उसकी लंबी जो है गर्दन है। तीसरा है शॉर्ट नेक एंड लाइटी बॉडी, लार्ज बीक एंड शॉर्ट विंग, ठीक है, बड़ी चोंच है और छोटे पंख हैं। तो ऐसा नहीं है, ये बी वाला लगा दो, इसका राइट आंसर कर दो बी वाले पे जैसा कि लगा हुआ भी इसमें, ठीक है। अब अगला है कि वेयर इज द पीकॉक कॉमनली फाउंड इज इंडिया, भारत में मोर सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं, ज्यादातर मतलब मोर जो है कहाँ पाए जाते हैं। तो डिजर्ट एंड अर्बन एरिया, रेगिस्तान और शहरी इलाकों में नहीं, माउंटेन एंड प्लांट्स यानी पहाड़ी इलाकों में और पौधों वाली जगह पे नहीं, फॉरेस्ट एंड यानी जंगलों में और एग्रीकल्चर वन और कृषि क्षेत्र में, ठीक है। तो वहीं जंगल वगैरह पाए, ओशन एंड रिवर, तो इसमें सी है, तो ये सी में पाए जाते हैं। तो आगे है इसका अगला क्वेश्चन है चौथा, हाउ मेनी द फीदर डज द पीकॉक टाइपली हैव, तो मोर के पंखों का ऐतिहासिक उपयोग किया गया था। तो अभी हमने पढ़ा था उनसे स्याही में डुबोकर लिखा भी जाता था। तो हम पढ़ेंगे से कैसे मोर के सामान्यतः कितने पंख होते हैं, हाउ मेनी कितने पंख होते हैं, और इसके ऊपर वाला जो था भारत में रेगिस्तान में कहाँ पाया जाता है, तो ये भी हो गया मोर के सामान्यतः कितने पंख होते हैं। तो हाउ मेनी का मतलब दोस्तों कितने पंख यानी कितने होते हैं, फेदर मतलब पंख, डज अ पीकॉक कि एक जो मोर के कितने पंख होते हैं टाइपली हैव। तो हमें बताना है कि अबाउट 100 या नियरली 150, अराउंड 200, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा था उसमें 200 बता रखा था कुछ, ठीक है, तो 200 होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट हिस्ट्रिकल
यूज डिड पिकअप फीदर इज हैव। मोर के पंख का ऐतिहासिक उपयोग क्या होता है, जो हमने क्वेश्चन पढ़ा भैया। तो दे वर यूज द डेकोरेटिव आइटम, कुछ सजाने के लिए मतलब पंखों का उपयोग करता है सजावटी चीजों के लिए। तो दे हैव वर यूज द राइटिंग द शॉकिंग डैम इन द इंक, इन्हें स्याही में भिगोकर लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दे वर यूज द क्लीन हाउस, इसे घर बार साफ करा जाता है। द वर द यूज द टूल एंड कुकिंग, इनका उपयोग खाना बनाने के उपकरण के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग खाना बनाने के उपकरण के लिए तो नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसका दूसरा वाला भी ये होगा, यानी दे वर द यूज द राइटिंग द स्मोकिंग, यानी इसका इस्तेमाल इसलिए आया था, इसलिए लगा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला है सेक्शन बी राइटिंग, ये वाले हमारे 8 नंबर के दोस्तों बढ़िया तरीके से हो गया और मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करते चलिए और हम इसे फाइनली आपको बहुत अच्छे तरीके से डीपली गहराई से समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे है सेक्शन बी राइटिंग द 12 नंबर का है दोस्तों, राइटिंग लेटर जो है 12 नंबर का है। ठीक है, तो जो फ्रेंड्स आपको ये करना क्या है, तो यू आर द प्रियांशी एंड प्रियांशु। ठीक है, द हाउस इज कैप्टन ऑफ द 8th क्लास इन द समर पब्लिक स्कूल, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल एंड योर रिक्वेस्ट दिस him her is the invite the renowned artist or talk about the virus and form develop the interest among the student। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि आप हो सकते हो प्रियांशु या प्रियांशी, जो कि समर पब्लिक स्कूल कक्षा 8वीं के हाउस कैप्टन हैं। ठीक है, और अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना चाहते हैं। उनसे अनुरोध करें कि छात्रों के विभिन्न कला के रूपों में बारे में बात करें, विकसित करने के लिए कुछ प्रसिद्ध कलाकारों से बातचीत करने के लिए आमंत्रित करें। तो आपको 60 शब्दों में या 80 शब्दों तक के बीच में लिखना है आपको। ठीक है, तो या इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, और वाले में लिख सकते हैं। और वाले में देखिए क्या है, यू आर द कवि एंड स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th, कि आप जो है एक कवि हैं। ठीक है, और 8वीं क्लास के कवि हैं। तो a nation science fair going to held in your city soon, write a letter your cousin inviting him the visit science fair you 80 numbers। आप कभी हैं 8वीं क्लास के छात्र हैं, अपने शहर के जल्द ही राष्ट्रीय विज्ञान मेला आयोजित होने वाला है। तो अपने चचेरे भाई के साथ आप क्या करेंगे, विज्ञान के मेले में देखने के लिए आमंत्रित करते हुए एक पत्र लिखेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पत्र वगैरह वैसे मैंने अपने वीडियो और अदर्स वीडियो में करा रखा है आपको। ठीक है, तो आप ये कर लेंगे अटेम्प्ट एनीवन द बी। तो अटेम्प्ट क्या है, तो या तो आप देखो वाला ऊपर वाला तो हो गया, उसमें 6 नंबर का था। आपको ना इट वाज द हैप्पीस्ट डे इज योर लाइफ व्हेन योर टीचर इज इन्फॉर्म यू दैट हैव बीन selected as the student of year, you are the thrill in the receive award on the annual day, write a diary entry about your feeling this about 60 and 80 words। दो चूहे थे मोटे मोटे थे, मोटे मोटे थे चूहे खेल रहे थे। चलो ठीक है स्टूडेंट, एक लास्ट का ना पहले का ठीक है 5 का 3 है, फिर सेकंड क्लास है, क्लास बहुत इजी। पहले का बी है, दूसरे का बी है, तीसरे का सी है, चौथे का सी है, 5 का बी है। फिर ये लाटा को करना था दोनों से एक, दोनों सबको एक करना था। ग्रामर में यहाँ पर पहले का बी। तो फ्रेंड्स ये जो पहला वाला है, इसमें जो पहले वाले में है कि क्या है, पहले वाले में कि पहला वाला जो है वो इन आएगा, दूसरा वाला दोस्तों बाई आएगा और तीसरा वाला जो है वो इन आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें इस तरीके से हमें भरना है। आगे बढ़ाते हैं इसे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो स्टूडेंट लिखा हुआ आगे इसमें यहाँ पर भी लाएगा। ठीक है, सनी वाले में जो है वो मस्ट आएगा, वी वाले में वी के साथ वुड लगेगा। ठीक है, और यू ठीक है तो यहाँ आएगा कुड। ठीक है, कुड यू लाइक टू गो टू, ठीक है टुमारो। तो अब यहाँ पर ये जो हमारे एरर करेक्शन है, एरर करेक्शन में हमें क्या करना है, एरर करेक्शन में हमें करना है, तो फ्रेंड्स इसमें अपना पढ़ लेना। ठीक है, और ये वाला जो है आप ये पढ़ना चाहिए एक बार, सेक्शन डी जो है। ठीक है, इसमें हमें जो दिया गया है, ठीक है वो आप भरना। ठीक है, तो इसमें जो पहला जो दे रखा है इसमें चूज इन द व्हाट वाज द चाइल्ड प्लेइंग विद। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये रहा, व्हाट वाज द चाइल्ड प्लेइंग विद। तो इसमें शैल है, दूसरा जो है तीसरा इसमें वेल्थ है। ठीक है, नीचे वाला तीसरे वाले में, और दूसरे वाले में विद मनी है। ठीक है, विद मनी ये लिखा हुआ ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद 14 वर्ड, 3 से 40 पोएम। ठीक है, तो आपको इसमें 3 नंबर के हैं सभी। बार्गिंग अगर से आपने पोएम याद रखी है बार्गिंग वाली, तो आपको ये पोएम लिखनी है। ठीक है, और द लास्ट बार्गिंग डिड यू कॉल नाउ। ठीक है, और ये हमने करवा भी रखी है पहले बच्चों को। ठीक है, और द लेसन द जियोग्राफी डिड नॉट लर्न द विच फेलो इज अबाउट सिटी, जियोग्राफी लेसन है। तो ये एक जो है 3 नंबर के हैं। तो एक सुनामी के बारे में है, इसमें पूछा गया कि आपको रिएक्ट टू बिफोर सुनामी हिट द आइसलैंड, तो वाई डिड दे डू सो सुनामी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को ये सारा जो है करना है। इसमें मैसेज जो है स्टोरी ऑफ द राइटर द जोडी फाउंड के बारे में भी आपको जो भी बताना है दोस्तों वो आप इस पर लिख दो और आपके नंबर पूरे में पूरे आएंगे। ठीक है, बस आपको एक बार स्टोरी को पढ़ना होता है। ठीक है, और अगर आप स्टोरी को पढ़ते हो बढ़िया से, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करते, शेयर करते, सब्सक्राइब करते हैं और हमारे चैनल पर बने रहें फ्रेंड्स, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए प्यारी वीडियो लेकर आते रहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड